Good morning dear students, welcome to the my YouTube channel The Root Educare। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन क्लास 12 की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल की जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन क्लास 12 की वीडियो लेक्चर को पा सकते हैं। अतः हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द रूट एडुकेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथियों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर इससे पिछली वीडियो को देखिए ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। तो चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। तो साथियों, आज हमें पढ़ने हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आज हमारा होगा ऑक्सीकरण अवस्था, और इसमें आप लिखिएगा वर्ग 15 के बाह्यतम कक्ष में वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये -3 -3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। साथियों, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इनकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, फिर पढ़ेंगे हम इनकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो साथियों, पहले आज पॉइंट करेंगे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। तो याद रखेंगे इसमें कि साथियों, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की अब अगर हम बात करें तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हो कि इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर वे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो M3- आयन का निर्माण करेंगे। और फिर अगर ये कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे ये सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये फिर क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे। मतलब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उस केस में नाइट्राइड बनेगा। तो साथियों, आप याद रखोगे कि ये -3 कब पॉसिबल होगा? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब। परंतु वास्तव में ऊर्जा की दृष्टि से ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी अन्य तत्व -3 ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। आयनिक रूप में वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। सिर्फ आपका नाइट्रोजन ही आयनिक रूप में -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आयनिक यौगिकों में -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके एकमात्र कारण है क्योंकि इसका आकार क्या होता है साथियों? बहुत ही छोटा होता है। जैसे आयनिक यौगिकों की बात करें तो नाइट्रोजन के अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड की, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर इस आयनिक यौगिक में बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएंगी? तो -3। तो याद रखेंगे आयनिक यौगिकों में केवल नाइट्रोजन ही क्या करता है? हम -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसके आकार क्या होती है? बहुत छोटा होता है। इसलिए बाकी जितने भी तत्व है वो भी -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु वो आयनिक यौगिकों के रूप में नहीं प्रदर्शित करते हैं। वो ससंयोजी यौगिकों में -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बात करें कि कैल्शियम फॉस्फाइड की बात करें, फॉस्फाइड। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? -3 है, परंतु ये आयनिक यौगिक नहीं है, ये सहसंयोजी यौगिक है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों में केवल क्या होता है? नाइट्रोजन ही -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि बाकी अन्य तत्व सहसंयोजी यौगिकों में क्या करते हैं? -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसे मैं लिखवा भी देता हूँ। तो लिखेंगे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में डैश दे के लिखिएगा इस वर्ग के तत्वों के बाह्यतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अतः ये 3 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अस्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं तथा M3- आयन बनाते हैं परंतु ऊर्जा के दृष्टिकोण से ऐसा संभव नहीं होता है केवल नाइट्रोजन ही N3- आयन इसको कहते हैं नाइट्राइड। M3- आयन नाइट्राइड का निर्माण करता है तथा आयनिक यौगिक बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, आप इन दोनों को लिख लो, मैग्नीशियम नाइट्राइड और कैल्शियम नाइट्राइड लिख लीजिएगा। अब कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अन्य सभी तत्व ससंयोजी यौगिकों में -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एज एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड और फिर आपके सोडियम आर्सेनाइड होंगे। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। इस केस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो यहाँ पे -3 होगा और आर्सेनिक की कितनी होंगी? -3 होंगे। लिखेंगे बिस्मथ -3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है क्योंकि इसका आकार बड़ा होने के कारण इसमें धात्विक गुण उत्पन्न होता है। हो गया? अब याद रखेंगे इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन -2 तथा -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। -2 तथा -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। -2 तथा -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में आप इसको समझना है तो हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पे +2 यहाँ पे +2 तो 2 2 4 तो नाइट्रोजन पे कितने आएंगे? -2। तो इस केस में नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है? -2 को प्रदर्शित करता है। जबकि फास्फोरस केवल -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डाईफॉस्फीन की बात कर ले तो यहाँ पे +4 है तो फास्फोरस की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएंगे? -2 हो जाएंगी। तो साथियों ये हम बात कर रहे थे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि बिस्मथ नेगेटिव नहीं प्रदर्शित करता है। बिस्मथ मैक्सिमम जनरली आपके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए साथियों इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब हम बात करेंगे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। तो इसमें लिखिएगा इस वर्ग के सभी तत्व +3 एवं +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +5 के बाद आप यहाँ पे कर लीजिएगा अपवाद में नाइट्रोजन, अपवाद में क्या कर लीजिएगा? नाइट्रोजन +5 अपवाद में नाइट्रोजन कर लेना है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखेंगे साथियों कि अगर हम बात करें +5 ऑक्सीकरण अवस्था की
तो हमें पता है कि इन सभी तत्वों के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इस वर्ग के सभी तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा कैसे कर सकते हैं साथियों कि ये अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये अपना स्टॉक को पूरा कर सकते हैं, परंतु वास्तव में ऊर्जा की दृष्टि से ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये M+5 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे आयनिक यौगिकों में नहीं, केवल ससंयोजी यौगिकों में प्रदर्शित करते हैं। ये केवल ससंयोजी यौगिकों में ही केवल +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिकों में नहीं। तो इस बात को ही लिखेंगे कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था इस वर्ग के सभी तत्वों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सभी तत्वों द्वारा ये एक और वर्ड ऐड कर लीजिएगा, सभी तत्वों द्वारा ससंयोजी यौगिकों में प्रदर्शित करते हैं, ससंयोजी यौगिकों में प्रदर्शित करते हैं। आयनिक यौगिकों में +5 ऑक्सीकरण अवस्था ऊर्जा के दृष्टिकोण से संभव नहीं है। एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था है ये नाइट्रोजन आपका प्रदर्शित नहीं करता है। तो जहाँ पे आप +5 लिखे हो उसके बगल में आप अपवाद कर लोगे नाइट्रोजन। अब हमें समझना है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। इन चीज़ों को अब हम यहाँ पे समझेंगे कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे इस वर्ग के सभी तत्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, ससंयोजी यौगिकों में केवल आपका नाइट्रोजन नहीं प्रदर्शित करता है। तो इसके रीज़न को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन की बात कर ले तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। अगर विन्यास लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1:2:2 2p3 की हो जाएंगे विन्यास। ऑर्बिटल विन्यास ऐसे बनेगा। अगर फास्फोरस की बात करेंगे तो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p3। अगर यहाँ पे ऑर्बिटल विन्यास की बात करोगे तो ये आपको आता है, ये आप पीछे पढ़े भी होंगे। चलिए, अब ये जो विन्यास है ये इसकी सामान्य अवस्था की विन्यास है। कैसी विन्यास है? सामान्य अवस्था की। फास्फोरस की ये जो विन्यास है वो सामान्य अवस्था की है। अगर फास्फोरस को हम एक्साइट करते हैं, अगर कहने का मतलब क्या होगा, एक्साइट कहने का मतलब उत्तेजित करते हैं, तो ये होता क्या है? तो आपको पता होगा कि 1 में सिर्फ S होता है, पहली कक्षा में सिर्फ S उपकक्षा होती है, दूसरी कक्षा में S और P दोनों आते हैं। तीसरी कक्षा की बात करें तो तीसरी कक्षा में तीनों आते हैं, S, P और D तीनों आते हैं, लेकिन दूसरी कक्षा में D नहीं आता है। तो यहाँ पे D ऑर्बिटल उपलब्ध होगा या नहीं होगा? हाँ, उपलब्ध होगा। तो याद रखेंगे, इसी बात को मैं यहाँ पे समझाऊँगा कि हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया कैसे होती है, प्रसंकरण कैसे होता है। तो इस चीज़ों को अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम। ये देखिए कि जैसे ही ये आपका फास्फोरस का जो एटम होगा वो एनर्जी गेन करेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि S का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा? D में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? D में। ये आपका कहाँ चला जाएगा? D में चला जाएगा। तो इस केस में आपको पता है कि फास्फोरस +5 सहसंयोजी बंध बना सकता है। इस केस में फास्फोरस +5 सहसंयोजी बंध बना सकता है, परंतु क्या ये आप हाइब्रिडाइजेशन, ये जो उत्तेजित अवस्था है, ये जो क्रिया है, क्या ये हम नाइट्रोजन के साथ कर सकते हैं? तो आप खुद से बताओ कि नाइट्रोजन में क्या कहीं पे D ऑर्बिटल रिक्त होता है? क्या नाइट्रोजन में कहीं पे भी D ऑर्बिटल रिक्त होता है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर, नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया है, जो प्रसंकरण की क्रिया है, क्या ये हो सकती है?
नहीं, यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में नहीं s के इलेक्ट्रॉन को d में हम उत्तेजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 में तो d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे यह सिर्फ 3 सहसंयोजी बंधनों का निर्माण करके सिर्फ 3 सहसंयोजी बंध बनाएगा, यह 5 सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो याद रखेंगे, इसलिए यह सिर्फ क्या बनाएगा? NCl3 बनाएगा, NBr3 बनाएगा, लेकिन यह NCl5 बनाएगा क्या? तो ये NCl5 नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास यह सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकता है, साझा करके सहसंयोजी बंध बना सकता है। 5 इलेक्ट्रॉनों को ये साझा नहीं कर सकता है। लेकिन फास्फोरस की बात करें तो पहले केस में यह आपको +3 बताएगा और दूसरे केस में क्या होगा? +5। तो इस कंडीशन में यह आपका क्या बना लेगा? PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा। तो फास्फोरस आपके 3 सहसंयोजी भी बंध बना सकते हैं और फास्फोरस आपका 5 सहसंयोजी बंध भी बना सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड होता है। वैसे इसको बाद में फिर से पढ़ेंगे हम कि नाइट्रोजन है तो वो फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। फास्फोरस दोनों बनाएगा, PCl3 एवं PCl5 दोनों बनाता है, परंतु नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है। नाइट्रोजन केवल क्या बनाता है? NCl3 बनाता है। या फिर आप इसको दूसरे ढंग से कह सकते हो कि PCl5 एक ज्ञात यौगिक है, एक नोन कंपाउंड है। ज्ञात मतलब एग्जिस्ट करता है, जबकि NCl5 एक अज्ञात यौगिक है। ये क्वेश्चन आपके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछे हुए हैं, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आप इसे याद रखोगे, अज्ञात यौगिक है। आप इसके रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो पहले आप क्वेश्चन करके नोट कर लो। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेम होगा। आप जल्दी से नोट करो, 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से नोट कीजिए। माफ़ कीजिएगा साथियों, ये चूँकि मैं अकेले ये वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये आपको नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। चूँकि यहाँ पे सारे काम मैं खुद करता हूँ, वीडियो मैं अकेले शूट करता हूँ, तो थोड़े से ट्रबल का सामना हो जाता है, थोड़े से परेशानियों का सामना होता है। पता ही नहीं चलता है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। वो अनुमान पर मैं सिर्फ ये पढ़ाता हूँ। तो आपको ये मैं इरेज करके यहाँ पर लिखता हूँ। क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन था हमारा कि नाइट्रोजन के फास्फोरस PCl3 एवं PCl5 दोनों बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 एवं PCl5 दोनों बनाता है, जबकि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है। कारण बताएं। या फिर आप इसी को कह सकते हो कि PCl5 एक ज्ञात यौगिक है, जबकि NCl5 एक अज्ञात। कारण बताएं। तो चलो साथियों, अब हम इसको आंसर लिखने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर में आप क्या लिखोगे साथियों? तो इसका आंसर आप बहुत ही सरल वे में भी लिख सकते हो, और बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा के लिखवाऊँगा कि ये आपके क्यों ऐसे होते हैं। तो इसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप आंसर में इन चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो ये बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा और फिर उसके नीचे से लिखेंगे। चूँकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के परमाणु में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, अतः इसमें प्रसंकरण की क्रिया को नहीं कराई जा सकती। प्रसंकरण की क्रिया नहीं कराई जा सकती। अतः यह केवल
3 सहसंयोजी बंधनों का निर्माण करता है, अतः यह केवल 3 सहसंयोजी बंधनों का निर्माण करता है। इसलिए एक मिनट और ऐड कर लीजिएगा, अतः यह केवल 3 सहसंयोजी बंधनों का निर्माण करता है, 5 का नहीं। इसलिए NCl5 एक अज्ञात यौगिक है, इसलिए NCl5 एक अज्ञात यौगिक है, जबकि फास्फोरस के परमाणु में d ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण प्रसंकरण की क्रिया संभव होती है। इसलिए यह +3 एवं +5, इसलिए यह 3 एवं 5 दोनों सहसंयोजी बंधनों का निर्माण करता है। इसलिए यह PCl3 एवं PCl5 दोनों बनाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसे याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया हुआ है। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात करते हैं। चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था मैंने बताया कि नाइट्रोजन प्रदर्शित नहीं करेगा, नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सभी कंपाउंड प्रदर्शित करेंगे। लेकिन साथियों एक बात यहाँ पे और रिमार्केबल है, ये आप इसे याद रखिएगा कि लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, कंटिन्यू आप नीचे से लिखिएगा, वो क्वेश्चन बीच में नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा या क्वेश्चन करके, उसके बाद कंटिन्यू आप अपने टॉपिक में मूव कीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व घटता है तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व बढ़ता है +5 ऑक्सीकरण अवस्था घटता है तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसके एकमात्र रीज़न है साथियों, इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको कहते हैं निष्क्रिय युग्म प्रभाव। तो साथियों इसका आपसे डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है या निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो आप इसे क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो भारी धातुओं के बाहरी S उपकक्षा का इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, यह अक्रिय बन जाता है, यह अक्रिय हो जाता है। इस प्रभाव को ही निष्क्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों कि नाइट्रोजन तो आपका +5 तो प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की तो ये प्रदर्शित करेगा, आर्सेनिक की ये प्रदर्शित करेगा, बिस्मथ आर्सेनिक एंटीमनी की ये भी प्रदर्शित करेगा। लेकिन बिस्मथ की बात करें तो साथियों ये 5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा क्या? नहीं, ये 5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या प्रदर्शित करेगा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसका S का इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हुए हैं कि बिस्मथ की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो वो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है साथियों?
तो आप याद रखेंगे आपको ऑप्शंस में दोनों देंगे, +3 एवं +5 दोनों देंगे, यहाँ से 4 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बिस्मथ कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, तो बिस्मथ केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। +5 क्यों नहीं करता, तो वो निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। तो चलिए साथियों, ये थी ऑक्सीकरण अवस्था की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं अगले। तो ये साथी इनके फिजिकल गुण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम इनके ये जो एलिमेंट है ग्रुप 15 में, उनके केमिकल बिहेवियर के बारे में देखेंगे, जिसको कहते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे साथियों, 1 नंबर में पढ़ेंगे हाइड्राइड का निर्माण। हाइड्राइड का निर्माण, हाइड्राइड का निर्माण लिखेंगे। ध्यान देके साथियों, इस वर्ग के सभी तत्व मुख्यतः MH3 हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। MH3 हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हो NH3, M के जगह आप अपने कंपाउंड वो एलिमेंट को रख दीजिए, तो आप इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे आर्सिन की बात करेंगे, तो आर्सिन ASH3 कहलाता है, स्टीबिन SbH3 कहलाता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों। अब आप याद रखेंगे एक और बात, जैसे कि अगर हमें पता है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, तो उनके बाह्यतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हाइड्राइड के निर्माण की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ साझा हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ साझा हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ साझा हो जाएगा। परंतु दो इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष बच गए, और आपको पता है कि इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखेंगे इस वर्ग में जितने भी तत्व होंगे, मतलब जितने भी हाइड्राइड होंगे, उन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी बात साथियों, इनका बंध कोण आप सिर्फ अमोनिया के याद रखोगे कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107.8 डिग्री होता है। याद रखेंगे जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन घटता है, इसलिए बंध कोण का मान भी क्या होता है साथियों, घटता है। अगर आपसे इनकी आकृति पूछी जाए तो पिरामिडल आप याद रखोगे, पिरामिडल इनकी आकृति होती है। बॉन्ड लेंथ इक्वल आप बनाने का प्रयास करोगे ये। और इनमें प्रसंकरण की बात करें तो इनमें कैसा प्रसंकरण होता है, sp3 प्रसंकरण होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा साथियों, नोट कर लीजिए साथियों। अब हम आगे इन हाइड्राइड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इन हाइड्राइड का गुण क्या क्या होता है। तो अब हम इसको साफ करते हैं और फिर हम इनके एक एक करके गुणों को बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए साइड हो गए, हम ले लीजिए। चलिए अब इन हाइड्राइड के गुण में हम पहला लिखेंगे, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्षारीय गुण के बारे में। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि इस वर्ग में जितने भी तत्व होंगे, जितने भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है NH3PH3, उन सारे हाइड्राइडों के सेंट्रल एटम पे आपको पता होगा कि उन सारे हाइड्राइडों के सेंट्रल एटम पे आपका क्या होता है, एक लेन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसलिए ये कैसे एक्ट करेंगे, तो लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए ये जितने भी हाइड्राइड होंगे वे कैसे बिहेव करेंगे, लुईस बेस की भांति बिहेव करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट को देंगे। तो याद रखेंगे कि ये जितने भी हाइड्राइड है उनमें क्षारीय गुण पाया जाता है। क्यों क्षारीय गुण पाया जाता है, क्योंकि इन पे क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ को। तो इसी बात से रिलेटेड हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, मैं उसी क्वेश्चन का आंसर लिखा देता हूँ। लिखेंगे
इन सभी हाइड्राइडों पर एक निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, एक निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसे ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाले प्रजाति को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं कि अमोनिया क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, कारण बताएं। अमोनिया क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, कारण बताइए। ये क्वेश्चन साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि अमोनिया कैसे प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, कारण बताएं। तो इसके रीज़न को आप कैसे बताओगे कि अमोनिया पर एक निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीशीज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए यह क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को आप मेंशन कर लीजिए साथियों। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षारीयता का प्रबलता होगा, इनके क्षारीय गुणों की प्रबलता होंगी। क्षारीय प्रबलता की बात करें, अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वो क्या होता है साथियों कि वो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेंगी, परमाणु आकार बढ़ेगा तथा भस्मीयता का ये जो गुण है, इनकी ये जो प्रवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी भी क्या होती है, घटते जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रबल क्षार कौन होता है, तो अगर इस हाइड्राइड की बात करें तो सबसे प्रबल क्षार आपके होते हैं, आपके कौन होते हैं, अमोनिया होता है। क्यों अमोनिया होता है, तो इसके रीज़न भी समझेंगे। देखिए, दोनों हमारा क्षारीय होता है। हमारा नाइट्रोजन पे भी अमोनिया के हाइड्राइड पे भी क्या है, हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और फास्फोरस के हाइड्राइड पे भी ये जो फॉस्फीन है, उस पे भी क्या है, हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बट ये आपका ज़्यादा भस्मीय है, ये आपका कम भस्मीय है। ये क्यों, तो इसी को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि अमोनिया क्यों प्रबल भस्म है और ये फॉस्फीन क्यों दुर्बल भस्म है। तो आप इसको ऐसे समझिए, मैंने कल भी बताया था कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करूँ तो इन दोनों में छोटा आकार कौन होगा, तो इन दोनों में छोटा आकार नाइट्रोजन का होगा। क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है, तो इस पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। उनका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, सटे सटे होंगे, ये एकदम क्या कहते हैं, डेंस होंगे। तो आपको पता होगा कि अगर आप डेंस है अगर कोई चीज़, तो वो क्या करना चाहेगा, उस चीज़ को लूज़ करना चाहेगा, मतलब वो अपना घनत्व कम करना चाहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, तो इस पर जो निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका घनत्व अधिक होगा। तो ये घनत्व उच्च होने के कारण, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण ये क्या करता है, आसानी से अपनी इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जबकि फॉस्फीन के फास्फोरस पे बात करें तो फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आसानी से रिलीज़ नहीं कर पाता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो चूंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज़ कर देता है, इसलिए अमोनिया क्या होता है, प्रबल भस्म होता है। तो दूसरा क्वेश्चन साथियों यहाँ से क्या पूछा गया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है NH3 एवं PH3 में प्रबल क्षार कौन है, कारण बताएं। प्रबल क्षार कौन है, कारण बताएं। प्रबल क्षार कौन है, कारण बताएं। तो आप इसके रीज़न को कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं इसे लिखवा ही देता हूँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखते रहना क्वेश्चन को, आंसर लिखो। लिखेंगे NH3 एक प्रबल क्षार है। NH3 एक प्रबल क्षार है क्योंकि नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस की तुलना में, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस की तुलना में छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इस पर मतलब अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, अतः यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। अतः यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। प्रबलता का क्रम आपने मेंशन कर लिया होगा। तो ये तो साथियों क्षारीय गुण, और यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 2 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। ये प्रश्न फिर से रिपीट किए जा सकते हैं क्योंकि ये अच्छे प्रश्न हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को। अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्षारीय गुण हो गए। अब हम बात करेंगे क्वथनांक की। अब हम बात किसका करेंगे साथियों, तो क्वथनांक का। तो हेडिंग डालिए क्वथनांक। तो साथियों नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा इन हाइड्राइड। ये हाइड्राइड में ही पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट वाले में ही हम पढ़ रहे हैं। पहला में हम पढ़े क्षारीय गुण, दूसरा हम पढ़ेंगे क्वथनांक एवं द्रवनांक की बात करेंगे। तो साथियों आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन हाइड्राइडों का क्वथनांक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अमोनिया का 238.5 होता है, फॉस्फीन का 185.5, वैसे ही आर्सेनिक हाइड्राइड का 210.6 और एसबी का स्टीबियम हाइड्राइड कहने का मतलब उसके कितने होते हैं 254.6, एंटीमनी हाइड्राइड कहिए उसको। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर रेगुलरली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फीन तक, अमोनिया से फॉस्फीन तक ये क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर ये रेगुलर बिहेवियर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इसको मेंशन कर लेना इनके द्रवनांक एवं क्वथनांक को। ये क्यों ऐसा ये बीच में इरेगुलर बिहेवियर होता है, तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नए अमोनिया एवं फॉस्फीन में किसका क्वथनांक अधिक है, उसको एक्सप्लेन भी करने होते हैं, कारण भी बताने होते हैं। तो इसको लिखने के बाद, इतना मेंशन करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेंशन कर लीजिएगा, फिर नीचे से लिखेंगे अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक pH 3 से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक pH 3 से ज़्यादा होता है। तो साथियों आप इसे मेंशन कर लेना। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि NH3 एवं pH 3 में किसका क्वथनांक ज़्यादा है एवं किसका कम है, आप इसे याद रखोगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 3। इसी में ये हाइड्राइड के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि ये हाइड्राइड आपके जल में विलय है या नहीं है। तो याद रखोगे, मैंने अभी जस्ट बताया कि अमोनिया में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, यहाँ पे H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके नाइट्रोजन हाईली निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्या ये हाइड्रोजन फॉस्फीन में होगा, नहीं, इसमें नहीं होगा, ना ही आर्सेनिक हाइड्राइड, इन सब में नहीं होगा। तो याद रखेंगे सिर्फ यही जल में विलय होता है, सिर्फ यही आपका क्या होगा, जल में विलय होगा। बाकी आपके जितने भी हाइड्राइड है वो अविलय होंगे। वो क्या होंगे, अविलय होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें H बंधन की उपस्थिति होती है, अतः यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन के द्वारा संगुणित हो जाता है, इसलिए क्या होता है, जल में विलय होता है। इसी बात को लिखना है कि अमोनिया जल में विलय है, अमोनिया जल में विलय है, अन्य हाइड्राइड अविलय है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण यह जल के अणुओं के साथ संगुणित हो जाता है। नोट कर लीजिएगा साथियों इसे। चलिए साथियों अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं क्या है। चलिए साथियों नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो अस्थायित्व की बात करते हैं। तो याद रखेंगे कि इन सारे हाइड्राइडों में सबसे अस्थायी कौन होगा, वो आपका अमोनिया होगा। क्यों अस्थायी होगा, इसके रीज़न को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अमोनिया का आकार छोटा है और हाइड्रोजन का भी आकार क्या है, छोटा है। तो इनके बीच में जो कोवालेंट बॉन्ड होगा वो मजबूत होगा, इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है। आप याद रखो कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है, परमाणु आकार भी सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है। जो केंद्रीय परमाणु है उसका परमाणु आकार भी बढ़ेगा। जैसे अमोनिया से अगर आर्सेनिक हाइड्राइड की तुलना करेंगे तो आर्सेनिक हाइड्राइड में आर्सेनिक का आकार बड़ा होगा, परंतु हाइड्रोजन का आकार तो छोटा होगा। तो इनके बीच में जो कोवालेंट जो सहसंयोजी बंधन का निर्माण होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना NH3 में होगा, क्योंकि एक सेंट्रल एटम बहुत बड़ा हो गया और दूसरा हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा हो गया। तो इनके बीच में जो कोवालेंट बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
वीक हो जाता है, इसलिए इसकी स्थायित्व क्या होती है, घट जाती है। तो आप लिख सकते हो कि परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण, परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण इनका अस्थायित्व घटता है, इनका अस्थायित्व घटता है क्योंकि परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण, परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण इन हाइड्राइडों के केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है परंतु हाइड्रोजन का आकार छोटा ही रहता है, अतः इनके बीच निर्माण होने वाला कोवालेंट बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, इसलिए अस्थायित्व क्या होती है, घटती है, इसलिए अस्थायित्व क्या होता है, घटता है। तो नोट कर लीजिएगा, अस्थायित्व का क्रम आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायित्व का ऑर्डर क्या है, तो आप याद रखोगे कि सबसे स्टेबल NH3, फिर उससे कम PH3, उससे कम SH3, उसके कम SbH3 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं साथियों। वो प्रॉपर्टी आपका होगा अवकारक का। वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, अवकारक। अगर साथियों अवकारक गुण की बात करेंगे तो याद रखेंगे जैसे जैसे अस्थायित्व बढ़ता है, लिख लो, जैसे जैसे अस्थायित्व बढ़ता है अवकारक गुण घटता है, अवकारक गुण घटता है। तो याद रखेंगे सबसे बढ़िया अवकारक कौन होगा, स्ट्रोबियम हाइड्राइड। यही आपके एंटीमनी हाइड्राइड आपके सबसे अवकारक गुण वाले होंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, ये हम पढ़ रहे थे हाइड्राइड के निर्माण, और रासायनिक गुण में हमने पढ़ा हाइड्राइड का निर्माण, और ये उसके 5 प्रॉपर्टीज़ है, उसके 5 गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी में कंटिन्यू करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक है आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, कंटिन्यू में आगे करेंगे। तो साथियों मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए एवं इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।